डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए। तो बीपीएससी में कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर भी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मैथिली ही हम क्यों लें। कई सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तो उसमें मैथिली ही क्यों लें। तो आपको जैसा कि पता होगा कि बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पे उभर के आता है। तो अन्य सब्जेक्ट्स में मार्किंग वेरिएशन काफी ज्यादा होता है, लेकिन हमारा जो मैथिली ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें मार्किंग वेरिएशन उतना अधिक नहीं देखा जाता है और एक एवरग्रीन सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा से रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि इसका पाठ्यक्रम बहुत ही छोटा है, जिसके कारण आपको जीएस पढ़ने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रश्नों के पुनरावृत्ति की प्रकृति अधिक देखी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न रिपीट अधिक होते हैं, जिसके कारण आपको कम मेहनत में अधिक अंक प्राप्त करने में आसानी होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपीएससी में एवरग्रीन सब्जेक्ट के तौर पे मैथिली भाषा और साहित्य है, और आपको असफलता मैथिली भाषा और साहित्य की वजह से नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसे मार्किंग पैटर्न भी अच्छा है और ये उदारवादी दृष्टिकोण से ही इसकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें आपको अधिक अंक प्राप्त करने में सुविधा होगी। उसके बाद साथ ही जीएस के साथ ही साहित्य का अध्ययन आपके अध्ययन को पूर्णता प्रदान करता है। जब आप जीएस के साथ साथ साहित्य का भी अध्ययन करेंगे तो आपका अध्ययन एक समग्र रूप से पूरा हो पाएगा। अब ये किस प्रकार से होगा ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स पे देखेंगे। साहित्य का प्रशासन के साथ साथ दैनिक जीवन में भी कई लाभ है। अब ये प्रशासन में किस तरह से साहित्य उपयोगी होता है और दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। अब इसमें दो शब्द है, भाषा और साहित्य। तो भाषा क्या है और साहित्य क्या है? तो भाषा क्या है? भाषा मानवीय अनुभूति को प्रकट करने का एक माध्यम है। जिस तरह से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं और हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये एक तथ्य हुआ। तो भाषा ये होता है कि जो मानवीय अनुभूति है उसको प्रकट करने का एक माध्यम है। वो माध्यम हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, कोई भी भाषा कोई भी माध्यम हो सकता है। लेकिन साहित्य क्या होता है कि वो साहित्य मानवीय अनुभूति होती है। और साहित्य हमें जो पढ़ना है, मैथिली भाषा और साहित्य पढ़ना है, तो किस भाषा में पढ़ना है? मैथिली भाषा में पढ़ना है। तो साहित्य का जो अर्थ होता है सौज और हित। कैसे बड़ा होते? ठीक। साहित्य में सौज और हित अर्थात सभी या पूरे समाज का हित। साहित्य में पूरे समाज का हित अंतर्निहित होता है। साहित्य आत्मनिष्ठ होता है, अर्थात साहित्य आपका विचार या ओपिनियन है। जिस तरह से अभी समाज में महिला की स्थिति है, दलितों की स्थिति है, तो आपको साहित्य में जैसे मैथिली भाषा और साहित्य में आप जैसे कन्यादान और द्विरागमन हम हमारे सिलेबस में आगे है, उसका हम जिक्र करेंगे आगे। तो कन्यादान और द्विरागमन उपन्यास जो है प्रोफेसर हरिमोहन झा ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने महिलाओं की स्थिति का चित्रांकन किया है। तो समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर जो प्रोफेसर हरिमोहन झा की क्या राय है, क्या विचार है, वो भी उस पर समाहित हो जाता है। और साहित्य का जो निर्माण होता है इतिहास और कल्पना दोनों से होता है। इसमें इतिहास तो है ही कि इतिहास की जो समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति रही है उसका जो इतिहास है उसका तो वर्णन है ही, साथ ही कल्पना भी है। कभी या लेखक की जो कल्पना है वो भी इसमें शामिल होती है। जबकि इतिहास केवल अतीत की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करता है। जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हड़प्पा घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो जो वहां के जो लेख मिले हैं या जो किताबों में जो उल्लेख है या उसी आधार पर उसकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या है। लेकिन साहित्य में कल्पना भी समाहित होता है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जीएस के साथ साथ साहित्य का अध्ययन आपके अध्ययन को समग्रता प्रदान करेगा। तो हम साहित्य क्यों पढ़ें? साहित्य को पढ़ने से क्या लाभ होता है? तो साहित्य जो है मनुष्य को संवेदनशील बनाने की क्षमता रखता है। अभी संवेदनशील मनुष्य कैसे बनाता है? अभी अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साहित्य चिंता और चिंतन दोनों करवाता है। अब जब आप जीएस में पढ़ेंगे गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, तो वहां पे आपको आंकड़ा मिलेगा कि तेंदुलकर समिति के आधार पे इतना परसेंटेज गरीबी है।
तो वहां पे आपको वो भावनात्मक पक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब ये यात्री जी की कविता पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, हम आगे उसको पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि दलितों के बारे में उन्होंने किस तरह से कविताएं लिखी है, उनका चिंता क्या है। दलित गोट बिछने के बारे में लिखते हैं, जो महिला, जो लड़की गोबर बिछने का काम करती है, उसको भी उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है, उसकी भावनाओं को उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा है। तो ये आपको उसके प्रति चिंता भी करवाएगा और चिंतन भी करवाएगा। इसी तरह से अलग अलग उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, जैसे कन्यादान और द्विरागमन उपन्यास है, उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में प्रकाश दिया गया है। ललित जी ने पृथ्वीपुत्र उपन्यास लिखा है, इसमें दलितों और किसानों की स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, भावपूर्ण चित्रण है। इसी तरह से भफाइत चाहत जिंदगी जो है, ये एक नाटक है जिसमें बेरोजगार युवक के क्या मनस्थिति होती है, इसका उन्होंने भफाइत चाह, जिस तरह से चाह, जब हम लोग चाय बनाते हैं उसका जो भाप उड़ता है, जिस तरह से भाप उड़ रहा होता है, उस तरह से उस युवक की मनस्थिति होती है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा साहित्य का जीवन में क्या उपयोग है, प्रशासन में क्या उपयोग है। साहित्य रूढ़िवादियों का खंडन करता है, जैसे अस्पृश्यता हो गया, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, या छुआछूत की भावना हो गई, ऊंच नीच की भावना हो गई, समाज में विभिन्न तरह की असमानताएं विद्यमान है। तो साहित्यकार जो होता है उसका विरोध अपने अपने तरीके नजरिए से करता है और इस प्रकार वो आदर्श समाज का निर्माण करता है। जैसे यात्री जी की रचना चित्रा में 1930 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के मिथिला के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन किया गया है। वहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने, यात्री जी ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित के लिए, शोषित वर्ग और सर्वहारा वर्ग के लिए किस तरह से अपनी भावनाएं प्रकट की है। जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साहित्य क्या करता है, साहित्य स्वस्थ मनोरंजन को बढ़ावा देता है। स्वस्थ मनोरंजन, क्योंकि वहां पे आप कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, और जब आदमी मानसिक तौर पे स्वस्थ होता है तो वो हल्कापन महसूस करता है, और जब वो हल्कापन महसूस करता है वो तनाव रहित रहता है, और तनाव रहित रहने से उसमें नैतिक विचारों की उत्पत्ति होती है, और नैतिक विचार की उत्पत्ति होने से ही वो सामाजिक उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा, और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। इस तरह का तो आप स्टेटमेंट यूपीएससी के ऐसे में भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न आपको आ सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, निबंध में आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक मानस बिहारी वर्मा, अभी वो नहीं रहे, कोरोना काल में उनका निधन हो गया, ये दरभंगा से थे, और ये जो आप तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके डायरेक्टर के पोस्ट पे थे ये, और ये कलाम जी के साथ, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके साथ भी उन्होंने प्रोजेक्ट पर कार्य किया था। साथ ही मैथिली साहित्यकार भी थे, इंजीनियर तो थे ही, साथ ही साथ वो मैथिली के साहित्यकार भी थे। मतलब साहित्य के साथ साथ, तकनीक के साथ साथ साहित्य में भी उनकी रुचि थी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एक स्वस्थ, संवेदनशील तथा प्रगतिवादी व्यक्ति प्रशासन के लिए उपयोगी है। प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं तो ये स्वस्थ, संवेदनशील और प्रगतिवादी व्यक्ति प्रशासन के लिए लाभकारी है। प्रशासन को ऐसे व्यक्ति चलाएंगे तो काफी, अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि सिविल सेवा में एक से एक अच्छे लोग आ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से समाज और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए साहित्य में, अभी हम साहित्य आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है आपका। साहित्य में 3 भाग में साहित्य को बांटा गया, एक है पद्य, दूसरा गद्य होता है, और तीसरा चंपू काव्य होता है। तो पद्य क्या होता है, पद्य में लय या तारतम्यता होती है, जिसको हम लोग कविता भी कहते हैं आम भाषा में। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। कैसे नहीं पालन किया जाता वो हम आपको बताते हैं आगे। इसमें आपको रस मिलेगा, छंद मिलेगा, अलंकार मिलेगा, लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गद्य होता है। गद्य में क्या होता है कि व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। जैसे देखिए, मैं जाता हूं या मैं पटना जाता हूं, यहां मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, ठीक है। मैं पटना जाता हूं, अगर पटना होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक नियम है, जो व्याकरण का नियम होगा वो मैं पटना जाता हूं। तो इसमें लयबद्धता की अनुपस्थिति होगी, ये लय तारतम्यता तो नहीं है यहाँ पे। तो इसका क्या उदाहरण होगा, गद्य का उदाहरण होगा, जैसे उपन्यास हो गया, कोई कथा हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया। अब जैसे कोई कविता हो जाएगी, जैसे कखन हरब दुख मोर है भोलेनाथ, जैसे विद्यापति के सह पद है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
वो ये पद्यात्मक पद्य हो गया। और जो चंपू काव्य होता है वो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित स्वरूप है, लेकिन इसको हमें लोग को पढ़ना नहीं है मैथिली भाषा और साहित्य में, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए विज्ञान और साहित्य में क्या संबंध होता है। अब विज्ञान जो है वो मनुष्य को भौतिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे हम अभी आप लोग को ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये एक सुविधा है जिसके द्वारा आप घर बैठे कोविड काल में पढ़ रहे हैं। तो ये विज्ञान और तकनीकी का कमाल है, लेकिन विज्ञान आपको प्रेम, भावना या संवेदनशीलता नहीं दे सकता है, वो साहित्य में आएगा। जैसे कोई किसी कवि या लेखक की जो रचना होती है वो कालजयी हो जाती है, क्योंकि उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती है, वो विज्ञान नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए, अब टेक्नोलॉजी एक शक्ति है, लेकिन शक्ति के प्रयोग का जो सामर्थ्य है या विवेक जो है वो साहित्य देगा। जैसे न्यूक्लियर पावर है, अब 1939-1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया गया था। तो टेक्नोलॉजी में और वही न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग बिजली के लिए भी यूज करते हैं। तो आप इसको हम बिजली के लिए यूज करें या परमाणु बम के लिए बनाने के लिए यूज करें या मानवता को बर्बाद करने के लिए यूज करें, वो जो विवेक है, किसी काम को करने का जो विवेक है, वो आपको साहित्य समझाएगा, वो आपको विज्ञान नहीं समझाएगा। उसके लिए आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए, अब ये जो है प्रश्नों के दुहराहट की प्रवृत्ति, ये मैं आज मैथिली भाषा और साहित्य में जो बीपीएससी में जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, इसमें काफी दुहराहट की प्रवृत्ति रहती है, रिपीटेड प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके कारण आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये आपका तैयार हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि अन्य विषय से आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस लेंगे या एलएसडब्ल्यू लेंगे, तो वहां पे आपको बार बार अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब इसमें अपडेट की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार ये आपका टॉपिक बन गया तो ये तैयार हो जाए। अब ये इसको आप आने वाले समय में कभी भी बीपीएससी के एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, अब जैसे अब ये देखिए मैथिली भाषा का उद्भव और विकास, अभी मैं सिलेबस के बारे में आगे आऊंगा तो डिटेल्स में समझाऊंगा कि ये किस तरह से मतलब सिलेबस में हमारा वर्गीकृत किया गया है। अब इसका उदाहरण के तौर पर देख लीजिए केवल, मैथिली भाषा का उद्भव और विकास। अब ये 60 से 62वीं में पूछा गया है, 65वीं में पूछा गया है, 56 से 59वीं में पूछा गया, 48 से 52वीं में पूछा गया। मतलब 1, 2, 3, 4 वर्षों में ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम, ये 66वीं में पूछा गया है, 64वीं में पूछा गया है और 63वीं में भी पूछा गया है। भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, अभी 65वीं, 63वीं, 56वीं, 59वीं, 53 से 55वीं, 48 से 52वीं में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से मैथिली, हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही और संथाली के बीच संबंध है, ये भी देख रहे हैं आप, लगातार पूछा गया है। मैथिली की विविध बोली, अब ये विविध बोली से भी लगातार प्रश्न पूछे गए, मैंने वर्ष का नाम लिख दिया है। मानक मैथिली की विशेषता, तो इन प्रश्नों में केवल शब्दों में अंतर होता है, प्रश्न का जो तथ्य होता है वो वही होता है, उसी को अलग घुमा फिरा के पूछ लेते हैं वो लोग। जैसे उदाहरण के तौर पर भी देखिए, अभी 66वीं का प्रश्न है, बीपीएससी 66वीं जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, अब इसमें देखिए 2021 का प्रश्न है। अब ये मैथिली भाषा और साहित्य का प्रश्न है, 300 अंकों का कुल पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। अब इसका जो उत्तर देना है मिथिलाक्षर अथवा देवनागरी में लिखना है। यहाँ पे अनुदेश देख लीजिए, निर्देश कैसे प्रश्न देना, उत्तर देना है हम लोग। ये मिथिलाक्षर अथवा देवनागरी में मिथिलाक्षर, मैथिली भाषा का ओरिजिन जो है 700 ईस्वी के आसपास हुआ है। मैथिली भाषा हिंदी भाषा से ज्यादा पुरानी है, लेकिन कुछ कारणों से मैथिली भाषा को उस प्रकार का संरक्षण नहीं मिल पाया, जिस कारण हम मैथिली अभी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ी हुई सब्जेक्ट है। लेकिन इसका जो अपना लिपि है, मतलब जो हम लोग अभी जिस भाषा में लिखा वो देवनागरी लिपि है, लेकिन इसका अपना एक लिपि भी होता है मिथिलाक्षर या तिरहुता, लेकिन हम लोग व्यवहारिक तौर पर देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं, तो हमें देवनागरी लिपि में ही आंसर देना है। अब ये तो हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, मैंने परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में आंसर दे, ठीक है। और ये प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होता है, 2 खंड में विभाजित अच्छी, प्रत्येक खंड से 3-3 प्रश्न का उत्तर अपेक्षित अच्छी, प्रत्येक खंड से हमें 3-3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। और खंड 2 में से प्रश्न संख्या 12 अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 12 अनिवार्य है। अब इसके बारे में डिटेल्स में हम आ रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं, बस ओवरव्यू दे रहे हैं इसका। एक प्रश्न विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक ही संग लिखबाक अछि एवं ओकर बीच में कोनो दोसर प्रश्न उत्तर नहीं लिखबाक अछि। एक प्रश्न का उत्तर एक साथ लिखना है, उसके बीच में कोई दूसरे प्रश्न का आंसर नहीं लिखना है। अभी इसका देखिए, अभी सेक्शन 1 है, इसमें कुल 6 प्रश्न है। अब 6 प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये भाषा के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, और 4, 5 और 6 ये साहित्य के इतिहास से पूछा गया प्रश्न है। अभी हम सिलेबस में आएंगे तो बताएंगे, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। उसके बाद सेक्शन 2 में से 7,
8, 9 और 10। सात, 8, 9 और 10 ये पद्य से प्रश्न है आपका, और ये जो 11वां नंबर है ये गद्य से प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास विकल्प है कि आप पद्य करें या गद्य करें या दोनों कर सकते हैं आप, ये विकल्प है, लेकिन पद्य से करना ज्यादा स्कोरिंग होता है आमतौर पे। और 12वां का जो प्रश्न है व्याख्या है, इसमें 7 व्याख्या दिया रहता है ऑप्शन में, आपको केवल 2 व्याख्या लिखना, ये कंपलसरी है। कंपलसरी है ये। एक मिनट कट करिए थोड़ा सा, एक पेज तो मेन पेज दिया ही नहीं इसमें। ठीक ठीक, तो इसका जो मैथिली भाषा और साहित्य का सिलेबस देख लीजिए। सबसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसका जो सिलेबस है उसका पेपर 1 और पेपर 2 2 भाग में बटा हुआ है। तो खंड 1 जो है इसका वो भाषा का इतिहास, यानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का उद्भव कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, ये हम भाषा के इतिहास में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए भाषा के इतिहास से 3 प्रश्न आता है। तो इसमें पहला है कि मैथिली भाषा का उद्गम कैसे हुआ। उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी मैथिली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है कि भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। जिस तरह से हम लोग का एक परिवार होता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से पूरा दुनिया बनता है, तो उसी तरह से भाषा का भी एक परिवार है। तो ये भाषा का एक परिवार है भारतीय भाषा परिवार, और भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही मैथिली सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये भारतीय भाषा परिवार का ही एक अंग है मैथिली। तो भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान क्या है, ये हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है कि मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम कैसे हुआ, यानी कि पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लिए कि भारतीय भाषा परिवार में मैथिली आता है, फिर हम अब ये देखेंगे कि मैथिली भाषा का विकास कैसे हुआ है, कि प्राचीन कालीन मैथिली, फिर मध्यकालीन मैथिली और वर्तमान में जो आधुनिक काल में जो मैथिली बोलते हैं हम लोग, उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद चौथा टॉपिक है कि हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, संथाली और मैथिली में संबंध क्या है। जिस तरह से आपको ये पता ही होगा कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार में मैथिली के अलावा भोजपुरी और मगही भी बोली जाती है, और झारखंड हमारा बगल का राज्य है, वहाँ पे संथाली भी बोली जाती है, जनजातीय भाषा, और हिंदी तो एक राजभाषा के तौर पे लगभग पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। तो अगल बगल क्षेत्र में जो भाषाएं हैं, तो उससे भाषाएं भी प्रभावित होती हैं, तो उसका आपसी संबंध क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसके अलावा मैथिली का विभिन्न बोली, यानी मैथिली भाषा की अलग अलग बोलियां क्या है। इसमें कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बाढ़, यानी 4 कोस पे आप ट्रेवल कीजिएगा तो पानी बदल जाएगा, और 8 कोस पे अगर आप ट्रेवल करिएगा तो लोगों के बोलचाल, यानी जो लोकाभिमुख परिवर्तन है वो होता है। इसके अलावा मानक मैथिली की विशेषता, अब अलग अलग बोलियां हैं, तो अगर मैथिली भाषा में हम लिखेंगे तो अब ये समस्या है कि साहित्य में हम कौन सी बोली का प्रयोग करें। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक मानक भाषा होता है, हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी, हर एक भाषा का एक मानक भाषा होता है। तो मानक मैथिली की क्या विशेषता है ये हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये आपका 6 टॉपिक हो गया, ये हो गया भाषा का इतिहास। इसके अंदर हमको 6 टॉपिक पढ़ना है। इस 6 टॉपिक में से 3 प्रश्न आता है, और ये व्याकरण से संबंधित टॉपिक है, व्याकरण की भी इसमें भूमिका है। तो इसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। इसके बाद खंड 2 जो है ये साहित्य का है। पहले तो भाषा है, जो पहले तो आपको बताया कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपनी बात को आगे रखते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस भाषा में जो साहित्य है वो मैथिली साहित्य। तो मैथिली साहित्य काल विभाजन एवं विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता। तो मैथिली साहित्य का काल विभाजन करते हैं, यानी काल विभाजन का अर्थ हो गया कि
माने प्राचीन काल हो गया, मध्यम काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया, वर्तमान काल हो गया। तो साहित्य का जो काल विभाजन करते हैं और अलग अलग काल का, यानी प्राचीन काल की क्या विशेषताएं हैं, मध्यकाल की क्या विशेषताएं हैं, आधुनिक काल की क्या विशेषताएं, इसका हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि साहित्य को अब इसमें पढ़ेंगे तो डिटेल्स में देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, कि साहित्य का काल विभाजन हम लोग क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है साहित्य का काल विभाजन करने की। उसके बाद जब हम लोग काल विभाजन करेंगे अलग अलग काल में, तो हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है कि आधुनिक मैथिली का ही पढ़ना है हमको, यानी कि प्राचीन काल नहीं, मध्यकाल नहीं, आधुनिक मैथिली की कविता पढ़नी है, उपन्यास पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, निबंध पढ़ना है और आलोचना पढ़ना है। ये अब ये टॉपिक जो है, इससे आपको 3 प्रश्न आएगा, 3 प्रश्न इससे आएगा, 3 प्रश्न इससे आएगा, तो टोटल 6 प्रश्न हो गए। इसमें से आपको सिर्फ 3 लिखना है। इसके बाद अब तो पहले तो 2 पेपर होता था, पेपर 1 पेपर 2, अब तो दोनों को क्लब करके एक ही पेपर कर दिया गया है। तो ये खंड 3 जो है, यानी जो पेपर 2 का जो पहला पोर्शन है, ये विद्यापति मैथिली साहित्य के आदि पुरुष हैं। तो इनकी 50 कविताएं पढ़नी है, 50 कविताएं मैं आम भाषा में कह रहे हैं आपको। इसके बाद विद्यापति के बाद गोविंद दास आते हैं, इनकी 50 कविताएं पढ़नी है। और मनबोध है, वो मनबोध का कृष्ण जन्म है, उसको पढ़ेंगे वो हम लोग। फिर चंदाजा है, उनका मिथिला भाषा रामायण है, वो पढ़ना है। यात्री जी हैं, उनका एक काव्य संग्रह है चित्रा, वो पढ़ना है। और सूर्यमुखी है, आरसी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ये 6 किताब है पोएम का, पोएट्री का। तो ये 6 किताब हमको पढ़ना है। ऐसे 3 से 4 प्रश्न आएगा आपको, और इसमें से आपको 2 प्रश्न लिखना है। और एक ये गद्य का पोर्शन है, मिथिला नाटक है, एक नाटक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कन्यादान और द्विरागमन है, ये एक उपन्यास है, हरिमोहन झा लिखे हैं। इसके बाद प्रबंध संग्रह है, यह रमानाथ झा का है, एक निबंधात्मक आलेख है। और एक ललका पाग है, राजकमल चौधरी का है, ये भी एक उपन्यास है, कहानी समझ लीजिए, कहानी ही है। तो ये इसमें से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। और इसमें से एक व्याख्या का सेक्शन होता है, जो हमको पहले बता चुके हैं कि 7 व्याख्या रहता है लिखने के लिए। उस 7 में से आपको केवल 2 लिखना रहता है, विकल्प 7 होते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर आप इससे कर लेंगे 3 प्रश्न और इससे 3 प्रश्न कर लेंगे, तो मतलब पद्य खंड और भाषा खंड से अधिक मार्क्स मिलने की संभावना होती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब हम तो पढ़ाएंगे सारा ही, लेकिन इसमें आमतौर पे मतलब मार्क्स ज़्यादा मिलता है। ठीक, अब सुनिए, इसको करिए, कंक्लूड करिए इसको आगे। इसको अब खंड 1 है। खंड 1 में जो भाषा विज्ञान है, वो भाषा विज्ञान से हम लोग पाठ्यक्रम का विधिवत शुरुआत करते हैं। तो भाषा विज्ञान क्या, आखिरकार भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान जो हमारा सेक्शन 1 में है, मैथिली भाषा की उत्पत्ति, उद्भव, विकास। तो भाषा विज्ञान क्या है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहा जाता है। यानी भाषा का क्रमिक रूप से, क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से विकास हुआ है, वो भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाषा विज्ञान का स्वरूप या अंग, ये 2 प्रकार का स्वरूप होता है, अंग जो भी कहें आप। भाषा विज्ञान का 2 स्वरूप होता है। उसमें एक प्रमुख स्वरूप ये है, या प्रमुख अंग उसका ये है कि उसमें एक ध्वनि विज्ञान है, पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है और अर्थ विज्ञान है। ये प्रमुख अंग है। गौण अंग में ये आता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर भाषा, जब उत्पत्ति भाषा की हो गई तो भाषा को किस प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे, किस प्रकार से भाषा का क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कोश विज्ञान है, यानी डिक्शनरी जो उसका होता है। लिपि विज्ञान होता है, उस भाषा को हम किस प्रकार से लिखेंगे, वो लिपि विज्ञान के अंतर्गत आता है। शैली विज्ञान आता है, भूभाषा विज्ञान आता है और समाज भाषा विज्ञान आता है। इसका हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। ध्वनि विज्ञान क्या होता है? ध्वनि विज्ञान वो होता है जिसके तहत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि क्या होता है? भाषा का लघुत्तम इकाई होता है। जैसे अब हिंदी में जो 52 वर्णमाला होता है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ये क्या है? जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको ध्वनि कहते हैं। और विभिन्न ध्वनि के संयोग से ही भाषा का निर्माण होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि राम, अब इसमें अलग अलग ध्वनि शामिल है, तो उससे एक शब्द बन गया है राम। अब ध्वनि के उत्पादन के अनेकों स्थान है, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होती है, जीवा होती है। यहाँ से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ये हम आपको सिर्फ बैकग्राउंड दे रहे हैं, सिर्फ ब्रीफ में समझा रहे हैं।
ये क्योंकि हम जो आगे जो टॉपिक करेंगे उसके बारे में ये सब हमको जानना पड़ेगा, ये उसका बैकग्राउंड है। इसके लिए आप कोई भी हिंदी भाषा का जो व्याकरण का किताब है उसको लेकर के आप एक बार रफली गो थ्रू हो सकते हैं। और वैसे भी आपको बीपीएससी के एग्जाम में आपको हिंदी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट चीज पूछता है, तो उसके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि एक बार आप उसे गो थ्रू हो जाए। पद विज्ञान क्या होता है? अनेक ध्वनि के समन्वय से पद व शब्द बनेगा। मतलब जो ध्वनि को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। और इसी में हम लोग लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल आदि पर विचार करते हैं। और शब्द जो बनता है, जो पद या शब्द जो होता है, उसी में लिंग का प्रयोग करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे अभी। वाक्य विज्ञान क्या होता है? इसमें ही अब अलग अलग शब्द बन गया तो उस शब्द से हम मिला के वाक्य बनाए, तो वाक्य का वर्गीकरण करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। और वाक्य की रचना के संदर्भ में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का प्रयोग किया जाता है। अर्थ विज्ञान क्या होता है? जब वो वाक्य बन गया तो उसका एक स्पेशल अर्थ होगा, तो शब्द और अर्थ का संबंध और अर्थ निर्धारण पर विचार किया जाए। अब जो आपको हम बताए पहले कि ध्वनि होता है, सबसे पहले ध्वनि हुआ, जैसे एक अलग ओ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया। अब वो ध्वनि से पद बना यानी शब्द बना। अब अलग अलग शब्दों के मिलने से वाक्य बना, और उस वाक्य का एक क्या होगा? अर्थ होगा। ठीक, अब उसी को हम थोड़ा सा जो विषय में प्रवेश लिखा हुआ, विषय प्रवेश, यानी अब मैथिली भाषा जो हम पढ़ने वाले हैं, मैथिली भाषा का भाषा विज्ञान, तो उसके बारे में विषय प्रवेश में हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का व्याकरण थोड़ा बता देंगे, ताकि उसमें हम आगे पढ़ेंगे भाषा विज्ञान में तो ये सब टर्म का बार बार यूज होगा। तब ये टर्म के बारे में हमको अगर पता नहीं होगा तो फिर समझने में परेशानी होगी। जो आपको बताया कि वर्ण या अक्षर क्या होता है? वर्ण वह मूल ध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। नाम ही है अक्षर, अर्थात जिसका क्षरणशील नहीं, इसका आप और क्षरण नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में 52 वर्ण होता है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई। वर्णमाला का दो भेद होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे इनकी संख्या 13 है, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। इनकी संख्या 39 होती है। जैसे कवर्ग होता है, क, ख, ग, घ, व। चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है। अब अनुस्वार, आप यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। अनुस्वार के बारे में को पता नहीं होगा तो कैसे मतलब समझिएगा। अनुस्वार के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का हम प्रयोग करेंगे, स्व, संभव। तो ये जो म और भ जो मैंने संयुक्त है यहाँ पे, तो इसके जगह पे म के जगह पे हम लोग यहाँ पे अनुस्वार यानी उसके ऊपर डाल दिए बिंदी, तो ये संभव हो गया। अनुनासिक की क्या होता है? अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक होता है। और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा, जैसे हस, ना, आंख। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चंद्र बिंदु लगा दिए। शब्द क्या होता है? ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। यानी ध्वनियों के मेल से जो निश्चित अर्थ प्रकट होता है उसको शब्द कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी जो भी आपको शब्द। अब इसी तरह से देखिए संज्ञा क्या होता है। ये आपको सिर्फ हम एक ब्रीफ ग्रामर का थोड़ा समझा रहे हैं, क्योंकि आगे हम जब पढ़ाएंगे तो सब चीज का यूज पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को का बोध कर रहा है। कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई प्राणी है, स्थान या भाव है, उसको संज्ञा का। जैसे पटना हो गया, पटना क्या है? संज्ञा है। गंगा नदी क्या नाम? संज्ञा है। इसका क्या 5 प्रकार होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञात होता है इससे। जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, तो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञान हो, तो जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का ज्ञान होता है। जैसे एक ही प्रकार का वस्तु, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया। एक ही प्रकार का प्राणी का बोध हो गया, आदमी हो गया, मछली हो गया। एक ही प्रकार का स्थान होता है, तो बाजार हो गया, मैदान हो गया। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे वस्तु या पदार्थ के समूह का ज्ञान होता है। जैसे सेना हो गया, भीड़ हो गया, एक समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? नाप तौल वाली वस्तुओं, पदार्थों या धातुओं का इससे ज्ञान होता है। जैसे सोना हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, इसको हम लोग नाप तौल करते हैं,
तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझ में आगे इन टर्मों का यूज होगा, तो हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं। आप एक बार समझ लीजिए आगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या होता है। टर्म सिर्फ समझने के लिए, आपको पता भी होगा, पढ़े भी होंगे, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको, जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको समझने में परेशानी होगी, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? वस्तुओं या प्राणियों के गुण, धर्म, दशा, दोष, कार्य, अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे ममता हो गया, बचपन हो गया, चोरी हो गया, एक भाव का जो बोध होता है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। अब संज्ञा पढ़ लिए, संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह आदि आदि। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो एक होता है, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के लिए होता है। तो इसका 3 आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हिंदी या मैथिली में उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलने वाला होता है, अर्थात जो वक्ता होता है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, यानी जो हम बोल रहे हैं, हम उत्तम पुरुष हो गए। आप सुन रहे हैं, सुनने वाला अर्थात श्रोता, तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। तू, तुम, तुमने, तुम्हें। अन्य पुरुष, तो जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं, तो किसी टॉपिक के बारे में बात करें, मैथिली सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो समझने के लिए कह रहे हैं। तो अन्य पुरुष क्या हो गया? जिसके बारे में बात हो रही है, तो वह, वे, उसे, उसके। इसके अलावा सर्वनाम के और भी भेद होते हैं, जैसे निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो ये इसका हम लोग को आवश्यकता नहीं है आप इसको, लेकिन ये है कि आपको क्वालिफाइंग हिंदी के पेपर में पूछता है कि सर्वनाम क्या है, उसके क्या क्या भेद होते हैं, तो वहाँ पे तो आप पढ़ते ही हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। वो यहाँ पे इसका हमको आवश्यक नहीं है, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे टॉपिक के लिए। इसके अलावा कारक क्या होता है? ये जरूरत पड़ेगा, बार बार जरूरत पड़ेगा कि कारक, कि अब मैथिली और हिंदी का संबंध पढ़ रहे हैं, तो मैथिली में कर्ता कारक में चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में कर्ता कारक में चिन्ह का प्रयोग होता है। अब संथाली में क्या होता है, भोजपुरी में क्या होता है, उस भाषा में मैंने बांग्ला में कारक चिन्ह क्या है, हिंदी मैथिली में कारक चिन्ह क्या है, तो कारक के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध क्रिया से या अन्य शब्दों से स्थापित होता है। यानी देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पे देखिए पेड़। अब पेड़ क्या है? संज्ञा है। तो ये से क्या है? से जो है ये कारक चिन्ह है, या विभक्ति भी कहते हैं या इसको परसर्ग भी कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध क्रिया से या अन्य शब्दों से। अब पेड़ से क्या गिरा है? पत्ता गिरा है, तो गिरा क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गया। तो ये संज्ञा का जो ये शब्द है, इसका क्या है कि संज्ञा का क्रिया से यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहा है। तो क्या हो गया? पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे से क्या है? कारक चिन्ह है। अब कारक का क्या क्या 8 भेद होता है। कर्ता कारक, जैसे पहला जो होता है कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। जैसे राम ने चोर को पकड़ा, तो किसने चोर को पकड़ा है? राम ने चोर को पकड़ा है, तो यहाँ पे जो कारक चिन्ह है ने लगा हुआ है। इसी तरह से कर्म कारक है। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पे जो एक को जो है क्या है? कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है। करण कारक क्या होता है? करण कारक साधन का बोध होता है, यानी जिससे काम हो रहा है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह बस से जाता है, तो ये कलम से लिखता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? करण कारक में यहाँ पे क्या हो गया? साधन का बोध हो रहा है। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए। जैसे पिताजी पुष्पा के लिए पुस्तकें लाए, किसके लिए पुस्तकें लाए? पुष्पा के लिए पुस्तकें लाए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। इसी तरह से आपादान कारक, आपादान का अर्थ ही होता है अलगाव। तो जब अलगाव का बोध होता है तो वहां पे आपादान कारक होता है। तो यहां से देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कहां से पत्ता गिरा है? तो पेड़ से। तो उससे क्या हो गया? यहाँ पे अलगाव का बोध करा रहा है। तो संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक होता है कि यह राम की किताब है, संबंध का यहाँ बोध हो रहा है, या किसकी किताब है? राम की किताब। अधिकरण का क्या मतलब होता है? आधार। अधिकरण का अर्थ ये होता है कि इस आधार का बोध होता है कि पेड़ पर बंदर बैठा है। कहां पे बैठा है? पेड़ पर बैठा है। यहाँ पे आधार का बोध हो रहा है, यहाँ पे अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जैसे हे राम तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं, राम को हम संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कारक हो गया। तो इसका हमको ऐसे ये नहीं पूछेगा कि कारक क्या है, अब इसका प्रकार बताइए, इस तरह से तो नहीं पूछेगा। ये समझने के लिए हम बता दिए कि अब आगे आएगा कि मतलब कर्ता कारक मैथिली में ये होता है, बंगला में ये होता है, तो हमें ये पता चले कि कर्ता कारक होता क्या है, इसीलिए हम समझाएं।
ये सिर्फ समझने के लिए। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब क्रिया, क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होता है? क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, पढ़ना हो गया, सोना हो गया, तो क्या कोई कार्य कर रहे हैं या हो रहा है, उसका बोध हो रहा है। अब धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? क्रिया का मूल अंश या मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देखिए पढ़ जोड़ना, पढ़ना, तो यहाँ पे पढ़ जो हो गया वो क्या हो गया? धातु हो गया। और यहाँ पे ना जो लग क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पे पढ़ना हो गया। तो ये आएगा कि धातु क्या होता है, आगे के धातु सब आ गया। हमको पता होना चाहिए कि क्रिया का मूल अंश या मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। अब संधि क्या होता है? संधि ये होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे अ, जो सूर्य जोड़ अस्त, तो सूर्यास्त, यहाँ पे अ जोड़ अ, तो मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है, तो सूर्यास्त हो गया। अब समास भी होता है, तो समास क्या होता है? समास दो शब्दों के मिलने से बनता है। यहाँ पे दो वर्णों के मेल से मिल रहा था, अ जोड़ अ मिल रहा था। अब समास में क्या हो रहा है कि दो शब्द मिला, जैसे गंगा का जल, तो गंगा जल, जन को प्रिय, तो जन प्रिय। यहाँ पे दो वर्ण मिल रहे थे, यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आरंभ में लगता है। अब प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में लगता है। जैसे अतिक्रमण, यहाँ पे अति जो लगा है क्या है? शब्द के आरंभ में लगा है। सुगंध, तो सु क्या है? ये उपसर्ग, अति और सु क्या है? उपसर्ग है। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। अब प्रत्यय दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाना जो वाला, तो गाने वाला, ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको तद्धित प्रत्यय। जैसे लेखक जो लेख किए, तो यहाँ पे क्या है? लेखक क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ जब प्रत्यय लगेगा तो तद्धित प्रत्यय होगा। और जो वर्ब के साथ जब प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? कृत प्रत्यय हो गया। तो आगे आएगा ऐसे भारतीय भाषा परिवार में किसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो हम समझ जाएंगे कृत प्रत्यय। अच्छा, कृत प्रत्यय है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय। अब कहीं आएगा कि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो समझ जाएंगे कि अच्छा, जो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लग रहा है वो तद्धित प्रत्यय है। इसलिए समझने के लिए ये सब चीज है, इसको वो याद नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है। इस टर्म को एक बार समझ लेना है, और जो हिंदी व्याकरण का जो पुस्तक है उसके द्वारा भी एक बार हम पढ़ लेंगे, ताकि जो आने वाला टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो जाए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, अब मुख्य काम जो आरंभ हो रहा है हमारा, जो हमारा अभी भी हम बैकग्राउंड में ही चल रहे हैं, मैथिली लेखन कार्य। अब यह है कि मैथिली भाषा को हम लिखें कैसे, क्योंकि इसको तो देवनागरी लिपि में तो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? इसका लिखने का थोड़ा सा एक हिंदी, जो लोग हिंदी जानते हैं वो लोग तो लिख सकते ही हैं, समझ सकते ही हैं, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा सा इसका अलग ग्रामर है, थोड़ा सा उसको हम लोग अलग से थोड़ा समझ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 20-25 मिनट में हो जाएगा सारा लेखन कार्य, समझ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखेंगे, और जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे और इसकी 2-4 किताबें पढ़ेंगे, और जो नोट्स देंगे आपको हम, उसमें लिखा ही होगा सब कुछ। एक बार 2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप मिथिलांचल क्षेत्र से हो या कहीं से भी हो आप, क्योंकि आप ये देखे होंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी के रिजल्ट में जो मिथिलांचल क्षेत्र से जो लोग नहीं भी हैं, बाहर से भी हैं, वो लोग भी क्लियर कर रहे हैं एग्जाम। तो ये आपके लिए भी अच्छा मौका है। तो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि मैथिली में लेखन कार्य कैसे होता है, किस तरह से हम लोग मैथिली भाषा लिखते हैं। तो मैथिली लिखने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको हम बैकग्राउंड इसीलिए पहले बताते थे, कारक समझा देते कि कारक क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हिंदी टू मैथिली हम बता रहे हैं, हिंदी हमको पता है, लिखने आता ही है, मैथिली में हम कैसे लिखेंगे। अब हिंदी में कारक में क्या होगा कि जब, अब कारक में अलग अलग होता है, जैसे का, के, की, संबंध कारक जो हम लोग पढ़े थे, तो जब इसका प्रयोग होगा, जैसे यह राम की पुस्तक है, ठीक है, तो राम की का की के जब होगा तो मैथिली में उसके यहाँ पे क लिखते हैं, ठीक है। उदाहरण भी है आगे, पहले हम समझ लेते हैं एक बार। काकी के होगा तो क लिखेंगे, जब को रहेगा तो उसके जगह पर के लिखेंगे, यानी को जब हिंदी में हम को का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम मैथिली में के का प्रयोग करेंगे। जब हिंदी में मे का प्रयोग होगा तो मैथिली में मे का प्रयोग होगा। ये यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जब से का प्रयोग करेंगे हिंदी में, तो मैथिली में हम लोग सौ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे चंद्र बिंदु हो जाता है। और जो मैथिली में क्या होता है, कर्ता में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे ने लगा हुआ है कर्ता में, जैसे कर्ता ने होता है ना, जैसे
हिंदी में हम लोग ने का प्रयोग करते हैं, मैथिली में हम लोग कर्ता का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि श्याम का या श्याम की किताब राम को देना है। अब हिंदी में ये लाइन है कि श्याम की किताब राम को देना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बताया जैसे का की के है, यहाँ पे बताए तो मैथिली में हम क्या लिखते हैं, क लिखते हैं इस जगह पे। तो श्याम की किताब, श्याम का की के, तो ये श्यामक हो जाएगा। यहाँ पे क है, यहाँ पे आप क लगा दीजिएगा। और इसमें यहाँ पे हम हिंदी में क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, मैथिली में इसको सटा देना है, श्याम में इसमें सटा देना है, मैथिली में अटैच कर देते हैं हम। श्याम, श्यामक किताब, और राम को देना है, किसको, राम को देना है, तो को है, तो को के जब क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो श्यामक किताब राम को, तो राम के, और देना है तो इसका होगा देवाक जी। अब ये कैसे होगा, ये आगे आएगा तो बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये बताए हैं कि श्याम का की के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। श्यामक और राम को, तो को है, यहाँ पे के था तो राम के, और सटा देना है दोनों में। राम को यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप नहीं होगा, राम के देना है तो होगा देवाक अच्छी। ये आगे का है, टेंस चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अब जैसे मैथिली का कुछ शब्द है जो हिंदी में ऐसे लिखते हैं और मैथिली में ऐसे लिखते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में हम लोग नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं नौ ही, और उसके ऊपर यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। और मैथिली हम लोग ऐसे लिखते हैं नौ, और हौफ में छोटी मात्रा लगाते हैं, हर्ष लगाते हैं। अब जैसे और है, हिंदी में और ऐसे लिखते हैं, मैथिली में और ऐसे लिखते हैं, और या ओ ऐसे लिखते हैं। अब हिंदी में हम लोग कुछ लिखते हैं ऐसे, मैथिली में कुछ को हम लोग पे किछु ऐसे लिखते हैं। अब हिंदी में होता है साथ, तो मैथिली में लिखेंगे वहां पे हम लोग संग। हिंदी में होता है तक, वह पटना तक जाता है, या तक जो भी होता है, तो वहां पे मैथिली में वहां पे क्या लिखेंगे, धरी, वो वही ठाम धरी जाए, तो वो वहां तक जाता है। अब इसलिए हिंदी में होता है इसलिए वह वहां जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पर अहिलेल या ते, ज्यादातर हम लोग अहिलेल को प्रयोग करते हैं। अहिलेल ओ ओहिठम जाए रहा छी। हिंदी में बल्कि होता है, तो मैथिली में बल्कि भी लिख सकते हैं या बरु भी लिखते हैं, बल्कि भी लिख सकते हैं या बरु भी लिख सकते हैं। अब हिंदी में होता है आदि इत्यादि, तो मैथिली में उसके जगह पर प्रवृत्ति भी लिख सकते हैं या आदि इत्यादि भी लिख सकते हैं। अब अथवा या है, तो अथवा या, तो मैथिली में कीवा लिखते हैं, या अथवा और या भी लिख सकते हैं। किंतु परंतु लेकिन, तो किंतु परंतु लेकिन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैथिली का जो अपना शब्द है वो मुदा। किंतु परंतु लेकिन भी लिख सकते हैं या मुदा भी लिख सकते हैं। उदाहरण लिखना होगा, हिंदी में जब उदाहरण होता है तो मैथिली में उसको जना लिखते हैं। उदाहरण स्वरूप तो जना, जैसे, तो जैसे को भी हम लोग जना लिखते हैं, उदाहरण को भी जना लिखते हैं। अब जैसे की होता है, तो की को हम लोग की भी लिख सकते हैं, जय भी लिख सकते हैं और जे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है, तो जो को हम लोग जे लिखते हैं, सो को से लिखते हैं। इसके अलावा देखिए अपना, अपनी, अपने, तो इसके लिए अपन शब्द का प्रयोग करता है। अपन माने ये अपन लोग क्षेत्र, ये हमारे, ये अपने व्यक्ति हैं, तो ये अपन लोग क्षेत्र। हुआ, हुई, हुए के लिए हम लोग भेल का प्रयोग करते हैं। जैसे काज भेल, काम हुआ, तो काम हुआ के जब क्या लिखेंगे, काज भेल। बड़ा, बड़ी, बड़े, इसके जब हम लोग पैग लिखते हैं, वो बड़ा भाई है, तो वो बड़ा भाई है, तो क्या लिखेंगे, वो पैग भाई क्षेत्र। अच्छा, अच्छी, अच्छे, यहाँ पे नीक, या नीक ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये अच्छी पुस्तक है, तो ये नीक किताब अच्छी। अधिक और ज्यादा के लिए हम लोग बेसी का प्रयोग करते हैं। वह बहुत अधिक सुंदर है, तो वो बड बेसी सुंदर अच्छी। बहुत के लिए बड का प्रयोग करते हैं, बड या बड के लिए। खराब के लिए अदलाह या बेजा शब्द का प्रयोग करते हैं, कि वो बड खराब लोग छे, माने वो बड अधलाह लोग छे। अब द्वारा है, तो द्वारा के लिए हम लोग मादे का प्रयोग कर सकते हैं। माध्यम से, तो माध्यम सौ या मादे का प्रयोग कर सकते हैं। भी के लिए से हो या हूं का प्रयोग करते हैं। राम भी, तो राम से हो या राम हूं, राम हूं जाए, यानी राम भी जाएगा, उदाहरण स्वरूप। अब देखिए, अब ये तो आपको कुछ शब्द बताया कि हिंदी का कुछ शब्द है, उसको मैथिली में किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए वचन भेद कैसे होता है, जो सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो कैसे मैथिली में करते हैं वो देखिए। अब एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। अब हिंदी में देखिए, हिंदी या मैथिली में, जैसे कि हिंदी और मैथिली का 95% शब्द तो कॉमन ही है, 5% शब्द जो है वो मैथिली का अपना अपना देशज शब्द है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, तो क्योंकि पढ़ेंगे तो वो सब चीज आ जाएगा, क्योंकि हमको हर चीज का जरूरत भी नहीं है, जितना हमारे सिलेबस में टॉपिक है हमको तो बस उतने से ही मतलब है।
तो वो तो आ ही जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा सारा सिलेबस में। तो देखिए जैसे कि एक वचन में हिंदी या मैथिली में होता है विद्यालय, ठीक है, या छात्र। ये हिंदी में भी विद्यालय लिखते हैं, मैथिली में भी विद्यालय लिखते हैं। हिंदी में भी छात्र होता है, मैथिली में भी छात्र होता है। अब ये एक वचन हो गया, अब इसको हमको पुनर बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो विद्यालय का जो बहुवचन होगा तो विद्यालयों, ठीक है। और मैथिली में जब बहुवचन बनाएंगे तो विद्यालय सब या सब, ये सब लगा देंगे या सब लगा देंगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सब लिखे या सब लिखेंगे। और जब छात्र है तो हिंदी में क्या होगा बहुवचन इसका, छात्रों। तो मैथिली में जब बहुवचन बनाएंगे तो छात्र सब या छात्र सब, ब लगा देंगे, प वाला प या भ लगा देंगे। और लेकिन एक और है कि चूंकि मैथिली एक रिस्पेक्टेड लैंग्वेज है और मैथिली भाषा में हम आदर अधिक देते हैं लोगों को, तो आदर अधिक देते हैं लोगों को, तो उसके लिए क्या करते हैं, लोकनी शब्द का प्रयोग करते हैं। छात्र, छात्र को छात्रों लिखे ना, छात्र सब भी लिख सकते हैं, छात्र सब भी लिख सकते हैं, या छात्र लोकनी भी लिख सकते हैं। तो लोकनी जो हुआ वो व्यक्ति के समूह को आदर देने के लिए, जब व्यक्ति के समूह को आदर देते हैं तभी लोकनी। अब ये नहीं करेंगे कि विद्यालय लोकनी कर रहे हैं, विद्यालय तो व्यक्ति का समूह नहीं है, जो कोई सजीव है उसी पे हम लिखेंगे। छात्र है, छात्र लोकनी, शिक्षक लोकनी, ठीक है, ऐसे लिखा देंगे, लोकनी लगा देंगे। ये वचन हो गया। इस तरह आप समझिए कि कैसे वचन करेंगे, यानी विद्यालय था तो यहाँ पे आप सब या सब लगा देंगे तो वो वचन हो जाएगा मैथिली में, ठीक है। और जब आप देखिए व्यक्ति का कोई समूह है तो वहां पे आदर देने के लोकनी भी लगा सकते हैं, या सब भी लगा सकते हैं। अब देखिए कि मैथिली में सर्वनाम किस तरह से होता है। सर्वनाम देखिए मैथिली में किस तरह से होता है। मैथिली में अब सर्वनाम देखिए किस तरह से होता है। अब हिंदी में जैसे मैं सर्वनाम होता है फर्स्ट पर्सन में, उसको मैथिली में मैं, हम लोग नहीं, मैथिली में हम लोग हम लिखते हैं। मैंने मैं जाता हूं तो हम जाए छी, हम तो हमको तो हम लोग हम ही लिखेंगे, मैंने मैथिली में हम सर्वनाम का प्रयोग होता है। हम लोगों यानी हम लोग सब, या हम लोकनी, जो आपको बताया कि आदर देने के लिए लोकनी लगा लेंगे। तुम जो सर्वनाम है उसके लिए मैथिली में हम लोग लिखते हैं तो, तू या तू है, लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं, ये अनादर रूप होता है तो, तू या तू। अब तू तरा तो आप समझते होंगे कि तू तरा कर रहा है, मतलब ये अनादर स्वरूप है, इसको हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। आहा शब्द का प्रयोग करते हैं मैथिली में, तुम के जगह पे हम लोग आहा शब्द का प्रयोग करते हैं। और आहा जो होता है वो मध्यम आदर होता है, मध्यम आदर होता है। जैसे हिंदी में तो दो ही होता है, तुम या आप, तो तुम मतलब आदर नहीं दे रहे हैं और आप मतलब आदर दे रहे हैं। तो मैथिली में आदर में भी दो प्रकार से दिया जाता है। एक मध्यम आदर है जो हम उम्र में दिया जाता है आहा, और जो उच्च माने जैसे कि दामाद हो गए या जो बड़े बुजुर्ग हो गए उनके इसलिए अपने शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने उच्च आदर में प्रयोग करते हैं। अपने एला मतलब कि वो आए, ये सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आदर है अपने। और आहा जो है मध्यम आदर, मतलब आहा आओ, मतलब आप आइए। और अपने एला मतलब कि वो आए, तो ये अपने जो है सर्वोच्च प्रकार का आदर है। इसके अलावा हिंदी में हम लोग यह और ये का प्रयोग करते हैं, और मैथिली में इसके स्थान पर एक सर्वनाम होता है। वह और वे होता है, उसके स्थान पे मैथिली में हम लोग क्या करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। और ये जितना भी सर्वनाम आपको बताएं कि ये सब अगर ऐसे यह वे सब, तो ओ क्या होगा, ओ के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, ओ सब। वे लोग, जैसे कि वे लोग आ रहे हैं तो ओ सब आबि रहल क्षेत्र, तो मैथिली में क्या होगा, यहाँ पे सर्वनाम लगेंगे। ऊपर के सभी सर्वनाम को पुल्लर बनाने के लिए सब या सब लगा देंगे, जैसे हम सब, ओ सब, तो सब, माने इसमें केवल सब लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लर बन जाएगा। जैसे वे लोग आ रहे हैं तो वे लोग, ओ सब यानी ओ सब आबि रहल क्षेत्र, या ओ लोकनी आबि रहल क्षेत्र, ऐसे करते हैं। अब सर्वनाम को अलग अलग रूप में कैसे कैसे प्रयोग करते हैं उसका एक चार्ट बना दिए हैं। अब इस चार्ट से आप देखिएगा, आपको समझ आएगा कि हमको सर्वनाम को किस किस तरह से, जैसे तरह से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसी तरह से हम उसको मैथिली में भी प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए अभी इसमें देखिए, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है, हमारा, हमारी, हमारे, जो हिंदी में हमारा होता है, जैसे मेरा या मेरी किताब है, तो मैथिली में मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमेरे की जगह पे हमर हो जाएगा। ये हमर किताब अच्छी, ठीक है। मुझे, मुझको या हमें, हमको, तो यह हमरा हो जाएगा। यह मुझे पसंद है, यानी ये हमरा पसंद है। मुझ में, मुझसे, या हम में, हमसे, हिंदी में सबसे प्रयोग करते हैं हम में या हमसे, तो इसमें हमरा में या हमरा से। जैसे हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं मैंने, हमने, तो मैथिली में उसके यहाँ पे हम ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो हम भोजन क चुका है, तो मैंने की जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हम भोजन क चुका है। इसी तरह से यहाँ पे मेरा वाला स्वरूप चल रहा था, यानी हमारा वाला फॉर्म चल रहा था। इसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा वाला देखिए,
तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो मैथिली में इसके जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे कि तोहर या अहा का, ये अनादर स्वरूप हो गया। आपको बताया कि तोहर वाला अनादर होता है। तो तुम्हें, तुमको या तोरा अहा क्या, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे तोरा और अहा के हो जाएगा। तुम्हें मतलब तोरा, तुम्हें जाना है यानी तुम तोरा जावा के छी, तुमको पढ़ना है यानी तोरा पढ़वा के छी। ठीक है, तो तोरा हो जाएगा, ये अनादर स्वरूप हो जाएगा। अहा के होगा, आपको पढ़ना है तो अहा के पढ़वा के छी, यानी तुमने है तो तुमने एक जगह पे क्या यूज करेंगे, तोरा में या अहा में। अब ये तुमसे है तो तुमसे का क्या प्रयोग करेंगे, तोरा स या अहा से। मुझे तुमसे काम है, उसे तुमसे काम है, तो ओकरा तोरा स काज अछि। ठीक है, तुमने, तुमने के यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, अहा। अब इसी तरह से देखिए, आपका, आपकी, आपके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अहा के या अपने के। ठीक है, या आपका घर है तो ये ई अहा के घर अछि। आपको के जगह पे क्या प्रयोग कर रहे हैं, अहा के या अपने के। ठीक है, इसी तरह से आपने की जगह पे क्या प्रयोग होगा, अहा में। आपसे का क्या प्रयोग होगा, अहा स। आपने का क्या प्रयोग होगा, अहा या अपने। इसके बाद देखिए, इसका, इसकी, इसके, तो इसके जगह पे क्या करते हैं, एकर। इसका क्या कर रहे हो, इसका क्या करोगे, एकर की करोगे। इससे या इसको, इसके जगह पे क्या प्रयोग होगा, एकरा। इसमें की जगह पे क्या प्रयोग होगा, एकरा में। ठीक है, इसी तरह से इससे की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एकरा सा। इसने का मतलब, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको रोकिए तो मुंह दुखा गया इसका, इसकी। अब इसका देखिए, इनका, इनकी, इनके। ठीक है, या इनका घर है, या ई हिनकर घर है। इसे या इसको के जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एकरा। ठीक है, इसमें के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, एकरा में। ओकर आत्मा ओकरा में बसे, मतलब इसका आत्मा क्या है, उसमें बसता है। मतलब उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं सर। इससे, इससे के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, एकरा स। ओकरा, एकरा से काज अछि, मतलब उसको इससे काम है, उसको इससे काम में क्या होगा, ओकरा एकरा से काज अछि। इसमें के जगह पे क्या प्रयोग होगा, ई प्रयोग होगा। इनका, इनकी, इनके, इनका, इनकी, इनके जगह पे क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, हिनक या हिनकर। यह इनका घर है तो यह ई हिनक घर अछि। इन्हें या इनको की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, हिनका। इसी तरह से इनमें की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, हिनका में। इनसे की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, हिनका से। इन्होंने की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, ई या हिन। जिसका की जगह पे क्या प्रयोग होता है, जक्कर। जक्कर या जक्कर, दोनों में इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोग जकर का प्रयोग करते हैं। अब किसका के जगह पे, या किसका घर है तो किसका घर है, तो ई ककर घर है। उसी तरह से जब उनका, उनकी, उनके, इसके जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हुनक या हुनकर। ये उनकी लिखी पुस्तक है तो ई हुनक या हुनकर लिखन पुस्तक अच्छी। इसी तरीके से किनका, किनकी, किनके, इनके जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, किनक या किनकर। ये किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये किनकर द्वारा लिखित पुस्तक अच्छी, ऐसे उसका ट्रांसलेट कर देंगे। फिर जिसका, जिसकी, जिसके, इसकी जगह पे हम बताए कि आपको जकर या जकर का प्रयोग करते हैं। जिनका, जिनकी, जिनके, तो इनके इसके जगह पे जिनक या जिनकर का प्रयोग करते हैं। अब कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं हिंदी में, जिसको मैथिली में किस तरीके से लिखते हैं वो देख लीजिए। जैसे क्या है, तो क्या के जब मैथिली में लोग की या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम क्या कर रहे हो। जैसे हिंदी में बोलते तुम क्या कर रहे हो, तो मैथिली में कैसे लिखेंगे, अहा की कह रहल छी या तू की कह रहल छै। इसी तरह से कौन के जगह पे क्या प्रयोग होगा, के या कौन प्रयोग करते हैं। वह कौन जा रहा है तो वो के जा रहा है। जब व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो वहां पे के लगाएंगे, और जब कोई वस्तु का प्रयोग करेंगे तो वहां पे, मतलब जब कोई निर्जीव रहेगा तो वहां पे कौन लगा देंगे। कोई के जगह पे केयो या कोनो, मतलब कौन आया है तो के आयल अछि। ठीक है, क्यों आयल अछि, तो क्यों आयल अछि मतलब क्या हुआ, जब कोई आया, व्यक्ति के संदर्भ में लगाएंगे तो क्यों आयल अछि, और जो कोई वस्तु आया होगा तो उसकी जगह पे कोनो लगा देंगे। इसी तरह से क्यों, क्यों के जगह हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, किया। अब ऐसा, ऐसी, ऐसे, इसके जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एहन। जैसा, जैसी, जैसे, इसके जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, जहन। वैसा, वैसी, वैसे, उसके जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, ओहन।
कैसा कैसी कैसे इसके यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, कहन। तैसा तैसी तैसे इसके यहाँ पे तहन। और इसी तरह से कुछ शब्द है, देखिए अब के जगह पे जैसे अब उसके लिखने का समय हो गया, तो अब इसके क्या एखन, एखन ओकर लिखवा के समय भ गेल अछि। तो अब के जगह पर इसी तरह से एखन, एखन शब्द का प्रयोग करेंगे। जब के जगह पर जखन शब्द का प्रयोग करेंगे। तब के जगह पर तखन शब्द का प्रयोग करेंगे। कब के जगह पर ओकरा कखन, उसे कब जाना है, तो ओकरा कखन जयवा के। इधर के जगह पे एमहर शब्द का प्रयोग करते हैं। उधर के जगह पे ओमहर शब्द का प्रयोग करते हैं। किधर माने केमहर, उसको किधर जाना है, ओकरा केमहर जयवा के। जिधर, जिधर के जगह पर जमहर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर देखिए अब कोई अभी भी, उसको अभी भी पढ़ना है, तो क्या लिखेंगे, ओकरा अखनहु पढ़बाक अछि। कभी भी, मुझे कभी भी, मैं कभी भी जा सकता हूं, हम कखनहु जा सकैत अछि। ठीक है। इसी तरह से कुछ शब्द और देखिए, जैसे यहां, तो यहां की जब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एतऽ, मुझे यही रहना है, तो हमरा एतऽ ही रहबाक अछि। वहां, तो वहां पे, यहाँ की जगह पर एतऽ होगा, तो वहां की जगह पर क्या होगा, ओतै। जहां, तो जहां की जगह पर क्या प्रयोग करते हैं, जतै। तहां की जगह पर क्या प्रयोग करते हैं, ततै। इस जगह की जगह पर क्या प्रयोग करते हैं, एही ठाम। उसे उस जगह काम है, तो ओकरा ओही ठाम काज अछि। उसे इस जगह काम है, तो ओकरा अही ठाम काज अछि। अब इसके बाद देखिए इतना, इतनी, इतने। अब होगा इतना, इतनी, इतने, जब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एतेक। उतना, उतनी, उतने, उसके जगह पे क्या प्रयोग होता है, ओतेक या ओतन। जितना, जितनी, जितने, उसके यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, जतेक या जितना। कितना, कितनी, कितने, इसके यहाँ पे क्या प्रयोग होता है, कतेक या केतवा। अब कुछ गिनती वाला शब्द है, जैसे जैसे देखिए हिंदी में जैसे हम लिखते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं कि वह पहली कक्षा में पढ़ता है, तो वो पहिल कक्षा में पढ़ैत अछि। दूसरा, दूसरी, दूसरे, इसके यहाँ पे क्या प्रयोग होता है, दोसर। तीसरा, तीसरी, तीसरे, इसके यहाँ पे क्या प्रयोग, तेसर। वो वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो वो तेसर कक्षा में पढ़ैत अछि। चौथा, चौथी, चौथे, तो उसके जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, चारिम। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो वो चारिम कक्षा में पढ़ैत अछि। पांचवा, पांचवी, पांचवे, हिंदी में हम लोग पांचवा, पांचवी, पांचवे लिखते हैं, उसके जगह पे मैथिली में हम लिखते हैं पांचम या पांच हम। है ये पांच हम। अब इसी तरह से देखिए, जैसे कि 20वां व्यक्ति, तो 20वां व्यक्ति को हम लोग कैसे लिखेंगे मैथिली में, 20 हम व्यक्ति। यहाँ पे 20 लिख देंगे और यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग कर देंगे। यानी अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो यहाँ पे अगर 21वीं शताब्दी लिखना होगा तो 21 हम शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी है, तो ई 21 हम शताब्दी अच्छी। वह कक्षा में 15वें स्थान पर आया, तो वो कक्षा में 15वें स्थान पर आयन अच्छी। हो गया, बस 5 मिनट हो जाएगी, इसको कंप्लीट कर देते हैं। 5 पेज और है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा तो फिर वो। अब इसके बाद देखिए, एक के जगह पे हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, दो के जगह पर दुई का प्रयोग लिखते हैं। जैसे कि वह, मुझे 2 व्यक्तियों से काम है, तो हमरा दो आदमी से काज है। 3 के जगह पर 3 प्रयोग करते हैं। 4 के जगह पर 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे दोनों आदमी से काम है, तो हमरा दोनों आदमी से काज है। मुझे 3 व्यक्ति से काम है, तो हमरा 3 आदमी से काज है। मुझे 4 व्यक्ति से काम है, तो हमरा 4 आदमी से काम है। अब जो गिनती योग्य अंक है, उसमें ट्रा या गोट का प्रयोग होता है। जैसे एक आदमी, तो मैथिली जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि वो एक आदमी जा रहा है, तो मैथिली में हम कैसे कहेंगे कि एक टा आदमी या एक गोट आदमी जा रहा है। जैसे 15 आम है, तो 15 आम को हम कैसे लिखेंगे, 15 टा या 15 गोट आम लिखेंगे। अब लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 1 लीटर दूध है, तब 1 लीटर दूध है, ये तो अनकाउंटेबल है, इसको तो गिनती नहीं कर सकते हैं, तब यहाँ पे 1 टा लीटर दूध नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर दूध ही लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक काल है, अब काल टेंस को देखिए, टेंस को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल, आपको पता होगा टेंस में 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए बात, ये 4 पेज रह गया है। ठीक है, ये